आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली, प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, दुनिया में कई किस्म की बीमारियां हैं और कुछ बीमारियां बारीक जरासीम से होती हैं और वो जरासीम जो हमारे जिस्म में दाखिल होकर कई तरह के जो है बीमारियां पैदा करती है और कई जरासीम ऐसे होते हैं जो इंसान की हलाकत भी कर देते हैं। तो ऐसे जरासीम से लड़ने के लिए एंटीबायोटिक्स लिया जाता है ताकि उससे हम उसके मुज़िर असरात से महफूज रहें। मगर होता यह है कि बाज़ लोग या तो सेल्फ मेडिकेशन कर लेते हैं, थोड़ी-सी तबीयत ख़राब हुई, खाँसी-ज़ुकाम हुआ, गए मेडिकल हॉल पे ले लिए दवा और बाज़ लोग ये करते हैं कि डॉक्टर के पास जाते हैं मगर पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं करते, जिसकी वजह से ये जो जरासीम होते हैं वो ताकतवर से ताकतवर होते जाते हैं, बाद में फिर दवाएँ असर नहीं करती। तो ये ख़तरनाक जो ट्रेंड है जिससे कि इंसानियत को नुकसान पहुंच सकता है, इसके खिलाफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डब्ल्यूएचओ ने एक लड़ाई छेड़ रखी है और नवंबर 18 से नवंबर 24 तक ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस वीक मनाया जाता है और इसमें तरह तरह के अवेयरनेस कैंपेन्स चलाए जाते हैं। हिंदुस्तान में एक ऐसा इदारा है जो कि डब्ल्यूएचओ के साथ मिलकर उनकी मुहिम को आगे ले जा रहा है, वो है इन्फेक्शन कंट्रोल एकेडमी ऑफ इंडिया। तो आज हम इन्फेक्शन कंट्रोल एकेडमी ऑफ इंडिया के सदर डॉक्टर रंगा रेड्डी बुर्री साहब से बात करेंगे ताकि इस बारे में कुछ रोशनी डाली जा सके और आवाम तक के मुफीद मालूमात पहुंच सके। डॉक्टर रंगा रेड्डी, आपका बीबीएन चैनल पर खैर मकदम है। नमस्कार। तो ये जो माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है, इसके बारे में आप ज़रा थोड़ा तफ़सील बताइए। पहले मैं आपको बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने आपने भी अपने आप को वाव वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक पे शामिल किए हैं और आप इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं। वो कॉमन मैन से लेके डॉक्टर से लेके वेटरनेरियन से लेके पॉलिसी मेकर से लेके पॉलिटिशियन से लेके ब्यूरोक्रेट से लेके इवन अपना जो जर्नलिस्ट हैं वो भी इसमें शामिल हैं। ये जो एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस का जो प्रॉब्लम जो है, ये सभी का प्रॉब्लम है। इसमें सभी शामिल होना चाहिए, कॉमन मैन से लेके प्रेसिडेंट तक। और ये सिर्फ डॉक्टर्स का और नर्सेस का, हेल्थ केयर वर्कर्स का काम नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने ये बहुत अच्छा टॉपिक चुने हैं और ये टॉपिक को आप आवाम लोगों के अंदर ये इंफॉर्मेशन फैलाने के लिए आप जो कोशिश कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और ये जो आपका प्रश्न जो है, ये एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस क्या होता है? ये एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस जो होता है, जब अपना अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फैला जाता है या अंदर चले जाता है, उसको वो जब इन्फेक्शन फैलाता है हमें, जब वो इन्फेक्शन को हम एग्जिस्टिंग एंटीबायोटिक्स और एंटी माइक्रोबियल प्रिपरेशन से जब ठीक नहीं कर पाते हैं, इलाज नहीं कर पाते हैं, तो इसी को एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस बोलते हैं। ये क्यों होता है? इसका बहुत सारे वजह हैं, लेकिन सबसे जो बड़ा रीजन जो है वो या मिसयूज या ओवर यूज। मतलब आम जनता में क्या हो जाता है कि जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनको जब प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है 5 दिन का, वो ये 2 या 3 दिन के बाद उनका बुखार कम हो जाता है या अपना सिम्टम्स कम हो जाते हैं, वो स्टॉप करते हैं। ठीक है, ये इसके वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर है वो एंटीबायोटिक के रेसिस्टेंस बढ़ के आगे जब ऐसा ही इन्फेक्शन जो आता है तो इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और दूसरा वजह जो है ये ओवर यूज है। और कई लोग बिना प्रिस्क्रिप्शन, बिना डॉक्टर के पास जाके अपने आप डायग्नोसिस करके अपने आप इलाज कर लेते हैं। मतलब कोई आपको सर्दी हो गया तो नियरेस्ट फार्मासिस्ट के पास जाके बोलते हैं भैया मेरे को बुखार हो गया, आप कुछ दे दो। तो वो फार्मासिस्ट जो है उनको भी इतना अवेयरनेस नहीं है
तो वो भी जो भी अपने मन में आता है वो एंटीबायोटिक खींच के दे देते हैं। वो भी पूरा डोज नहीं देते, 1 या 2 टैबलेट दे देते हैं। और इसी के वजह से इनडिस्क्रिमिनेट जो यूज होता है हम्म, ओवर द काउंटर विथ सेल्फ मेडिकेशन जो होता है, ये भी बहुत खतरनाक चीज है। जी। और ये ओवर यूज जो मैं बोला था, ये सिर्फ ह्यूमन हेल्थ में नहीं है, ये वेटरनरी हेल्थ, मतलब जब एनिमल जो जब बीमार हो जाता है, या एनिमल्स को जब रेयरिंग करते हैं उसको वजन बढ़ाने के लिए, मतलब ग्रोथ जो बूस्टर बोलते हैं, हम्म, उसी में भी यूज करते हैं। और इंडस्ट्रियल एरियाज में जब ये एंटी माइक्रोबियल प्रिपरेशन जब मैन्युफैक्चर होता है, उसका एफ्लुएंट जो आता है, तो वो एफ्लुएंट को बिना ठीक तरह से ट्रीट करके वो जब सीवरेज में डालते हैं, और वो जाके हर जगह फैलता है, उसके वजह से भी एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस बढ़ जाता है। हम्म, और ये जो प्रॉब्लम जो है अभी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको टॉप 10 बिग हेल्थ प्रॉब्लम्स चार्ट में डाला गया है। हम्म, मतलब ये वर्ल्ड में अभी जो कोविड चल रहा है, या दूसरे डिसीजेस जो है, जो खतरनाक डिसीजेस जो है, उसमें AMR टॉप 3 में है आज। ये इसीलिए डाले थे क्योंकि अभी जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने हमें एक अच्छा सा दवा निकाल के इन्वेंट करके दिए थे, वो पेनिसिलिन, हम्म, तो जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था, तो तभी उन्होंने इन्वेंट किया था। पहले पहले दिनों में उसका अच्छा सा इस्तेमाल करके बहुत लोगों को जान बचाया गया था, ये वॉर में और आम आम पब्लिक में भी। हम्म, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जैसा मैं पहले ही बोला था, इसका मिस यूज या ओवर यूज के वजह से जो पुराने एंटीबायोटिक्स जो है वो आज काम ही नहीं कर रहे हैं। हम्म, तो उसका इतना रेसिस्टेंस बढ़ गया, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको मारना है, वो इसी के मतलब इसी को मतलब पूरा फूड बना के अपना खा के मस्ती कर रहा है, राइट? हम्म, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब जी। ऐसा मामला हो गया। तो इसमें दो तरीके प्रॉब्लम है अभी, जो अपने पास है वो ऑलरेडी काम नहीं कर रहे हैं बहुत सारे जनों में। अपना छोटे छोटे इन्फेक्शंस को भी ये जो एंटीबायोटिक्स है वो काम नहीं कर रहे हैं। और दूसरे तरह से ये जो नया एंटीबायोटिक्स को रिसर्च और डेवलपमेंट करना इतना खर्चे से काम है, हम्म, और इतना टाइम लगता है उसको सारे क्लिनिकल ट्रायल करके, करीब 10 साल लगता है, हम्म, और बिलियन डॉलर्स उसमें एक्सपेंड करना होता है। और ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं वो भी तैयार नहीं है कि इतना इन्वेस्ट करके इतना टाइम लगा के, और उसके बाद उसको भी रेसिस्टेंस डेवलप हो गया तो उनका अपना पैसा नहीं बने। तो हम्म, इसीलिए अभी कोई भी बड़े कंपनी इसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। मतलब आप समझते हैं कि एक तरह से हमारे पास जो है वो काम नहीं कर रहे हैं, और हम्म, नया पाइपलाइन में भी नहीं है, तो ये बहुत खतरनाक सिचुएशन है। तो ठीक है। करीब 800,000 लोग ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड ये एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस से मर रहे हैं। हम्म, द डेथ्स आर हैपनिंग because none of the current antibiotics are working on them. हम्म, So डॉक्टर्स एंड द मेडिकल कम्युनिटी वो हाथ ऊपर कर दिए कि हम कुछ नहीं कर सकते। हम्म, मतलब हमारे सामने ही मरीज या जो पेशेंट जो है वो मर रहे हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जो अवेलेबल मेडिसिन जो है वो काम ही नहीं कर रहा है, मतलब वो जो एंटीबायोटिक्स। तो और आगे आने वाले दिनों में जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोजेक्शंस दिए हैं वो बहुत गंभीर है, वो बहुत खतरनाक दिख रहा है, क्योंकि ये जो अभी तक का बाई 2050 करीब 10 मिलियन जने हर साल मरेंगे because of lack of antibiotics or because of the antimicrobial resistance। ये हम्म, इतना खतरनाक प्रॉब्लम है, तो इसीलिए हम सब इकट्ठे होकर इसके ऊपर हमला करना चाहिए, मतलब इसके ऊपर अवेयरनेस क्रिएट करके हम इसको निपटना चाहिए जल्द से जल्द। ये प्रॉब्लम रोकेगा नहीं, हम्म, हम ये प्रॉब्लम को आज नहीं रोकेंगे तो आगे वाले दिनों में ये बहुत मुश्किल होगा।
और ये बहुत सारे लोगों को हम खो पाएंगे। ठीक है। और एक चीज भी मैं बताना चाहता हूँ कि अभी कोविड जैसे जो इन्फेक्शन है, पैंडेमिक जो है, वो हमारे सामने दिख रहा है, क्योंकि वो बहुत शॉर्ट टाइम में हुआ। विद इन 1.5 years में ये बहुत फैल गया था और बहुत सारे लोग मर गए थे, बहुत सारे इकट्ठे आ गए थे, ये वगैरह वगैरह हुआ। लेकिन वो पैंडेमिक से भी अभी एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस, जिसको बोलते हैं साइलेंट पैंडेमिक, ये उससे भी बहुत खतरनाक है। हम्म। क्योंकि वो कोविड शायद 1-2 साल में हमसे दूर चले जाएगा, शायद हम इससे बाहर आ जाएंगे। हम्म। लेकिन एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस ऐसा एक साइलेंट पैंडेमिक है, इससे बाहर आना बहुत मुश्किल से काम है। और हम्म। सभी इकट्ठे आज से, आज इस मिनट से हम तैयार होके आगे नहीं बढ़ते हैं, इस प्रॉब्लम के ऊपर हम नहीं सोचते हैं और नहीं एक्शन करते हैं, तो बहुत दिक्कतें आ जाएंगी। जी, आपने बताया कि आपने बताया कि मिसयूज है या फिर ओवर यूज है, या फिर एब्सोल्युटली जो एंटीबायोटिक्स को पानी में बहा दिया जाता है, जो अब्यूज है। इसके बिल्कुल अलावा भी कोई और वजह है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की? बिल्कुल। मैं पहले ही बोला हूं कि ये जो प्रॉब्लम है, ये 3 मेजर एरियाज हैं। एक हम्म। एनिमल हेल्थ में यूज करते हैं, उसमें ओवर यूज या मिस यूज हो रहा है। हम्म। और एनिमल हेल्थ में जो 2 तरीके का यूजेस होते हैं, एक ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं, और दूसरा ये फूड एनिमल्स जो है, आपका जो चिकन जो है, हम्म। पोर्क जो है और बीफ क्या? जो है, जी। इसको जो फूड एनिमल्स जो बोलते हैं, वो फूड एनिमल्स या aquaculture जो है, आपका प्रॉन्स और फिश, हम्म। ये सभी इंडस्ट्रीज में एंटीबायोटिक्स भी, एंटी माइक्रोबियल प्रिपरेशंस भी बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। नॉट ओनली फॉर ट्रीटमेंट, फॉर ग्रोथ बूस्ट। मतलब क्या हो जाता है कि आप एंटीबायोटिक्स लो डोसेस में जब यूज करते हैं, वो ग्रोथ को एक्सेलरेट करते हैं। अच्छा। मतलब आपका वो चिकन का मांस बढ़ जाएगा, या वो जो प्रॉन्स है उसका मांस बढ़ जाएगा। उससे क्या है कि ये जो फार्म ओनर्स जो होते हैं, उनको पैसा ज्यादा मिलता है, क्योंकि ये जो वजन के वजह से आप सेल किया जाता है। मतलब 1 kg के जगह उनको 1.5 kg मिल गया, तो 1.5 kg का उनका एक्स्ट्रा मीट आ जाएगा। तो इसलिए बिना जानकारी होकर, मतलब बिकॉज ऑफ देयर इग्नोरेंस, दे आर यूजिंग दिस इन ए बिग वे, व्हिच इज आल्सो काजिंग ए बिग प्रॉब्लम। द ओके। थर्ड जो है प्लानिटरी हेल्थ, जो है प्लानिटरी हेल्थ मतलब एनवायरमेंटल जो हेल्थ है, वो बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन और एफ्लुएंट जो, मतलब बिना ट्रीटमेंट करके वो सीवरेज में छोड़ते हैं और वो जाके धरती में घुस जाता है, तो इसके वजह से भी बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। तो अभी ये हर लेवल पे इसके ऊपर कोई एक्शन प्लान होना चाहिए। हम्म। बिना एक्शन प्लान, बिना स्ट्रिक्ट मेजर्स इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, या हो सकता है नामुमकिन भी है। क्योंकि जब तक हमारे पास अच्छा लेजिस्लेशन ना हो, जब तक लोगों में अवेयरनेस ना हो, हम्म। जब तक यू नो हर एक नागरिक, हर एक सिटीजन अपना रेस्पॉन्सिबल होके बिहेव नहीं करेंगे, तब तक ये प्रॉब्लम को निपटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ओके, बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया डॉक्टर। अब मैं यही जानना चाहूँगा कि ये जो ओवर द काउंटर मेडिसिन है, ये हालांकि नुकसानदेह हो सकते हैं इंसान को, मगर ये खुलेआम क्यों बिकते हैं? क्या इसके खिलाफ कवानीन नहीं है, या फिर कवानीन रहते हुए भी ये जो है काम चल रहा है? समझो जी, एक्चुअली भारत में अपना रेगुलेशंस का कोई कमी नहीं है। हम्म। बहुत सारे रेगुलेशंस है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है बहुत तगड़ी कॉन्स्टिट्यूशन है। हम्म। लेकिन ये जो रेगुलेशंस और कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सारे दिक्कतें हैं। हम्म। जब अपना जो जो लोग इसको इम्प्लीमेंट करना है, वो ठीक तरह से इस प्रॉब्लम को नहीं समझे अभी तक, कि हम्म। ये इतना सीरियस प्रॉब्लम है करके। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कॉल भी दिया था। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन 2-3 साल से ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत सारे चर्चे करने के लिए प्लेटफॉर्म्स क्रिएट किए, और सोशल मीडिया से हर माध्यम से
ये लोगों को और ऑफिशियल्स को और डॉक्टर्स को, नर्सेस को, सभी जने के लिए ये इंफॉर्मेशन फैलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अवेयरनेस जो है वो बहुत कम है। इवन आज भी, इवन प्रोफेशनल्स में भी, इवन एजुकेटेड पीपल में भी इसका अवेयरनेस इतना कम है। तो इसी के वजह से अपना ये सारे खुला आम चल रहा है जो आपने बताया था। तो ये इसको निपटने के लिए दो ही तरीके हैं। वन, the people should not go and ask for this kind of preparations. That is the first prevention. क्योंकि जब लोग जानते हैं कि हम एंटीबायोटिक्स ऐसा ही नहीं ले सकते हैं, एंटीबायोटिक्स हर चीज के लिए इलाज के लिए नहीं यूज कर सकते हैं। जैसे वायरल इन्फेक्शन होता है आपका, जब जुकाम हो जाता है, जब कॉमन कोल्ड जो बोलते हैं, वो वायरल इन्फेक्शन है। उस जब वायरल इन्फेक्शन होता है तो एंटीबायोटिक्स का कोई जगह है ही नहीं, लेकिन लोग खा रहे हैं, मतलब जैसे कि अपना लॉलीपॉप खा रहे हैं। तो फर्स्ट पीपल शुड बी अवेयर कि मैं अपने आप इलाज नहीं करना है, और ये जो एंटीबायोटिक्स जो है वो या मिसयूज या ओवर यूज करूंगा तो ये मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए और मेरे देश के लिए ये बहुत प्रॉब्लम हो सकता है करके उनको पहले वो समझदारी होना चाहिए। दूसरा चीज है, जो काउंटर में बैठा फार्मासिस्ट, उनको भी अवेयरनेस होना चाहिए। ये रेगुलेटेड प्रोडक्ट है, ये बिना प्रिस्क्रिप्शन, बिना डॉक्टर का सिफारिश वो हम नहीं डिस्पेंस कर सकते हैं। वो मतलब कमिटमेंट होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए और कमिटमेंट भी होना चाहिए। तीसरा जो है वो रेगुलेटरी एस्पेक्ट है, जिनके पास सारे पावर्स हैं ये कंट्रोल करने के लिए। जब चीजें ठीक तरह से नहीं हो रहे तो वो अपना डंडा लेके आना चाहिए, और they had to regulate such people, unscrupulous people, who are actually trying to dispense these drugs over the counter without prescriptions. ठीक है। इसके अलावा आपने बहुत ख़तरनाक बात ये बताई कि पोल्ट्री, कैटल, एक्वाकल्चर में भी जो है एंटीबायोटिक्स या तो डिजीज़ प्रिवेंशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं या एज ए ग्रोथ प्रमोटर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो उसमें भी क्या होता है, जब वो हमारी टेबल पर आते हैं तो बहुत सारे एंटीबायोटिक्स लेकर आते हैं। अब जब हम वो खाते हैं तो हमारे हम में अननेसेसरीली एंटीबायोटिक दाखिल हो रहा है। इसको कैसे बिल्कुल, ये अगेन अवेयरनेस इज द मदर ऑफ एवरीथिंग। जब तक हम, ये डिमांड सप्लाई का इश्यू है ना। जब हम डिमांड करते हैं मोर मीट, चीप मीट, तो हमें आता है, so that will come contaminated with all the kind of hormones, all the kind of antibiotics, etc., etc. तो जनता को पहले ये मालूम होना चाहिए कि हम हमेशा चीप मीट खरीदने से ये कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। ये एक चीज है। ये सिर्फ इंडिया का प्रॉब्लम नहीं है, पूरा वर्ल्ड में, पूरा दुनिया में यही प्रॉब्लम है। इवन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी यही प्रॉब्लम है। वहाँ हमारा जैसे लोग जो है, जो एक्टिविस्ट हैं, वो कई साल से ये जो फूड चेन्स जो है, मैकडोनाल्ड्स और बड़े बड़े जो कंपनियां हैं, जो फूड चेन्स जो है, तो उनके ऊपर बहुत दबाव डाल रहे हैं कि वो उनको बोल रहे हैं, भाई आप जो मीट यूज करते हैं, अपना जो फूड प्रोडक्ट्स, जो फास्ट फूड प्रोडक्ट्स जो यूज करते हैं, उसमें आप एक डिक्लेरेशन देना चाहिए कि हम इतने समय में, मतलब बाय 2025 फॉर एग्जांपल, हम कंटामिनेटेड, एंटीबायोटिक इन्फेस्टेड एंड कंटामिनेटेड मीट हम बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। लेकिन वो नहीं दे पा रहे, कंपनी अभी तैयार नहीं है, क्योंकि उनको भी मालूम है कि ऐसा मीट सोर्स करना बहुत मुश्किल है करंट सिचुएशन में। जो फार्मर्स जो होते हैं, जो ग्रोअर्स जो होते हैं, जो फार्म जो होते हैं, वो अभी तैयार नहीं है। तो जब तक वो तैयार नहीं है, जब तक इतना मीट अवेलेबल नहीं होता है जो चाहिए इन कॉर्पोरेशंस को, तब तक ये सवाल ही खड़ा रहेगा। तो इसीलिए आपने एक बहुत अच्छा पूछा था कि इसको कैसा निपट किया जाए। तो इसमें one, people should be aware and people should ask these questions when they are going to the market. Boss, whether you have or not, this is organic or not. That way
if we are going to create more demand for organic, probably these farmers, these farm owners would move towards not using these antibiotics for the growth. That is one. Second, the government also had to use their regulation to regulate unnecessary use of antibiotics within these sectors. वो दो तरीके से होगा. One is anybody who wants to buy these products, they should have certain licenses. They should show actually the need. Then only the product should be dispensed to even these farms. Then probably some control can come in. The third most important player जो होते हैं वो मैन्युफैक्चरर होते हैं. ये जो एंटीबायोटिक्स का मैन्युफैक्चरर, एंटीमाइक्रोबियल का मैन्युफैक्चरर जो होता है, उनका भी रिस्पॉन्सिबल मार्केटिंग होना चाहिए. मतलब वो लोग बोलना चाहिए कि भाई हम हर एक को ये चीज नहीं बेचेंगे. ये जो चीज है ये टू एज्ड नाइफ है. एक तरह से ये बचा भी सकता है और एक दूसरे तरह से ये हर एक को नहीं देंगे. ये ऐसा ही लोगों को देंगे जिनका रियल नीड है. तो तभी जाके ये प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं. ठीक है. क्या ये जो हुकूमत में जो अथॉरिटीज होते हैं, अथॉरिटीज को क्या ये पता नहीं होता कि ये इंडस्ट्री में कितना डेंजरस एक्टिविटीज चल रहे हैं, जैसा कि एनिमल हस्बेंड्री है, चाहे पोल्ट्री हो, चाहे एक्वाकल्चर हो, चाहे कैटल फार्मिंग हो. आपने बताया कि हर एनिमल में दिया जा रहा है, जो एनिमल वो फूड के लिए इस्तेमाल किया जाता है. तो ये जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं बड़े बड़े पोजीशंस पे, क्या इनको पता नहीं होता? ऐसा नहीं करना चाहिए. मतलब जो डायरेक्टली इन्वॉल्व लोग जो है ब्यूरोक्रेट्स, मतलब जो डायरेक्टली ड्रग्स के ऊपर डील करते हैं, डेफिनेटली उनका जानकारी होता है. लेकिन हम ये भी समझना चाहिए कि even administrative resources are very limited. If देखा गया तो या ड्रग कंट्रोल या अदर कंट्रोल डिविजन जो है, उनका हमेशा उनका वर्कफोर्स का कमी होता है. तो इसी के वजह से वो हर चीज के ऊपर अपना सर्वेलेंस नहीं रख पाते हैं. तो इसलिए गवर्नमेंट सोचना चाहिए कि ये जो नेटवर्क ऑफ ऑफिसर जो होते हैं, जो इसको कंट्रोल करना चाहिए, उनका नंबर बढ़ाना चाहिए, उनका ह्यूमन रिसोर्सेज ज्यादा देना चाहिए, so that they get knowledgeable and also they control it in a way how it is declared by the government as a law. ओके. हमसे बात करने का बेहद शुक्रिया डॉक्टर. थैंक यू. नाजरीन, ये थे डॉक्टर रंगा रेड्डी बुर्री साहब, जो कि इन्फेक्शन कंट्रोल एकेडमी ऑफ इंडिया के सदर हैं. इन्होंने किस तरह से एंटीबायोटिक्स का बेजा या बेतुका इस्तेमाल या गलत इस्तेमाल किस तरह से इंसानों को नुकसान पहुंचा रहा है और किस किस सतह पे ये काम हो रहा है, किस तरह से ये रोका जा सकता है. इन्होंने बताया कि चाहे वो पोल्ट्री हो या जो आप चिकन जो खाते हैं ब्रॉयलर, या बाज़ार से मछली ख़रीद रहे हैं, प्रॉन ख़रीद रहे हैं, मीट ख़रीद रहे हैं, बीफ ख़रीद रहे हैं या पोर्क ख़रीद रहे हैं, ये तमाम चीज़ों में एंटीबायोटिक्स यूज़ हो रहे हैं, या तो डिजीज़ प्रिवेंशन के लिए या फिर ग्रोथ प्रोमोटर के लिए. तो ये जब जिस्म में जाता है तो तरह तरह के नुकसान पैदा करता है, और जब फिर आपको इन्फेक्शन होगा तब आप दवा खाएंगे तो वो दवा असर नहीं करेगी. ऐसा होगा तो बहुत ज़्यादा हलाकतों का अंदेशा है. इन हलाकतों को अगर अवॉइड करना है तो आवाम को ये चाहिए कि तबीयत ख़राब होने पर डॉक्टर के पास जाएं, मेडिकल हॉल पर जाकर दवा ना खरीदें. डॉक्टर जितना कोर्स लिखते हैं वो कोर्स कंप्लीट करें. भले ही आपको कोर्स कंप्लीट होने से पहले आपकी तबीयत अच्छी महसूस होती हो, वो सिम्टम्स अच्छे दिखते हैं मगर अंदर आपके जरासीम मौजूद रहते हैं. फिर इसके अलावा अगर आप चिकन खाना चाहते हैं या बीफ खाना चाहते हैं या फिर मीट खाना चाहते हैं, तो क्या ये बग़ैर एंटीबायोटिक्स का आपको मिल रहा है या नहीं. अगर आप ये चीज़ें चेक करेंगे तो जो है आप अपने आप को महफूज रख पाएंगे. हुकूमतों का ये काम है कि ये जो मेडिकल हॉल्स पर जो है बग़ैर प्रिस्क्रिप्शन के दवा दी जाती है वो रोकना चाहिए. और फिर ये जो पोल्ट्री में ये जो ग्रोथ प्रोमोटर के तौर पर जो बेजा एंटीबायोटिक इस्तेमाल हो रहे हैं, जिस तरह से फार्मिंग ऑर्गेनिक हो रही है, उसी तरह जो है ये पोल्ट्री फार्मिंग भी, कैटल फार्मिंग भी ऑर्गेनिक होनी चाहिए. तभी जाकर हम इससे लड़ पाएंगे और कामयाबी हासिल कर पाएंगे. बहरहाल, सिर्फ ये इजाज़त. शब बख़ैर.